हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर के 15 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्ज़ाम के लिए, कि चाहे वो CSA का हो या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोपा का हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। अलग अलग नेटवर्क है, जैसे कि डिफरेंट नेटवर्क हों, उनको आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बनाया जाए। तो वो नेटवर्क कैसा नेटवर्क होगा, वो नेटवर्क जो हो जाएगा वो एक नेटवर्क हो जाएगा। तो उसको करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होगी, यहाँ पर ये बताना है। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। क्या वो स्विच होगा? स्विच नहीं, स्विचिंग के लिए होता है ये एक दूसरे को कनेक्ट तो करता है मगर डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करके एक नहीं करेगा। और राउटर होगा क्या? क्या वो हब होगा या रिपीटर होगा? तो राइट आंसर हमारा राउटर होगा। राउटर का काम होता है कि डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाना। ठीक है, विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़कर और उन्हें एक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। OSI मॉडल की कौन सी परत रूटिंग के लिए जिम्मेदार होती है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, एक फिजिकल लेयर होती है। 7 लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में। तो यहाँ पर इन 7 लेयर्स में से कौन सी वो लेयर है जो रूटिंग का कार्य करती है हमारे OSI मॉडल के अंदर। वो लेयर कौन सी है जो रूटिंग का काम करती है? तो वो रूटिंग का काम करने वाली लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का काम होता है कि हमारे जो ई कम्युनिकेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्शन होता है, उन दोनों डिवाइस के बीच जो कम्युनिकेशन का नेटवर्क का रूटिंग करता है, वो रूटिंग का काम करता है, तो वो नेटवर्क लेयर होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फिजिकल लेयर डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फिजिकल लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? क्या वो फ्रेम से संबंधित है फिजिकल लेयर, या ब्रैकेट से संबंधित है, या बिट से संबंधित है, या सेगाबिट से संबंधित है, सेगमेंट से संबंधित है? तो हमारा जो फिजिकल लेयर होता है वो बिट्स से डील करती है। किससे डील करती है? बिट्स से डील करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और जो बिट्स होता है, बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल सेंड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? ओके, आज को ये बताना है कि जो हम मोबाइल से किसी दूसरे मोबाइल पर ईमेल सेंड करते हैं तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये हम डेली लाइफ में यूज करते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये ईमेल को हमें यूज करने में, जब किसी को मेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल इन चारों में से यूज होता है वो बताना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे एग्ज़ाम को लेकर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा HTTP नहीं होगा, SMTP होगा। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये जो कि स्मार्ट वर्जन है, इसका कार्य होता है कि जो हमारे डिवाइस में मेल आती है उसको रिसीव करने का काम किसका होता है? उसका काम करता है POP3। ओके, HTTP का कार्य क्या होता है? ये किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने में या लिंक को एक्सेस कराता है हमारा HTTP। SMTP का काम होता है हमारे मेल को सेंड करने के लिए या भेजने के लिए। FTP का काम होता है फाइल ट्रांसफ़र के लिए। FTP का फुल फॉर्म ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्रोटोकॉल
इज यूज टू एक्सेस वेब पेज एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? क्या वो FTP होगा या HTTP होगा या SMTP होगा या SNMP होगा? तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना बहुत ही ईजी है और आंसर देना इसका। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होगा, FTP नहीं होगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या ये होगा? जी हाँ, ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज हम किसी वेब पेज को एक्सेस करने में या वेबसाइट को एक्सेस करने में HTTP का यूज करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर न्यू ऑप्शन आया हमारा SNMP का फुल फॉर्म क्या होगा? SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। OSI, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है। अगर आप फुल वीडियो देखते हैं शुरू से तो आपको इसका आंसर बताना बहुत ही ईजी है। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन से होती हैं मैं ये भी बता सका हूँ। एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है। ओके, 7 लेयर होती है हमारे OSI मॉडल के अंदर। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये पूछा जा सकता है OSI का पूरा नाम क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द TCP/IP मॉडल हैज़ हाउ मेनी लेयर्स? TCP/IP मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? अभी तक हमने पूछा OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। अब बताना TCP/IP में कितनी लेयर्स होती है। TCP/IP में IP में 5 लेयर्स होती हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इन पे जो लेयर्स काम करती है वो 5 लेयर्स काम करती है। कौन कौन से करती हैं वो कमेंट बॉक्स पर पूछना, बता देंगे एक वीडियो के थ्रू। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। IP एड्रेस इज यूज्ड इन विच लेयर? IP एड्रेस किस लेयर का उपयोग करती है? जो हमारा IP एड्रेस होता है वो किस लेयर का यूज करता है ये बताना हमका। क्या वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगा या नेटवर्क लेयर होगा या एप्लीकेशन लेयर होगा या डाटा लिंक लेयर होगा? IP एड्रेस का किस में यूज होता है ये हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको आंसर देना है ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर या एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो IP एड्रेस होता है ये हमारा IP एड्रेस किस OSI मॉडल की लेयर्स में यूज होता है? तो वो होता है हमारा नेटवर्क लेयर। कौन सा होता है? नेटवर्क लेयर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेटवर्क लेयर यहाँ पर करेक्ट होगा कि IP एड्रेस जो होता है हमारे OSI मॉडल के किस लेयर पे यूज होता है IP एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डाटा लिंक लेयर्स? विच डिवाइस ऑपरेट्स द डाटा लिंक लेयर? डाटा लिंक कौन सा उपकरण डाटा लिंक लेयर पर काम करता है? डाटा लिंक लेयर पर कौन सा डिवाइस कौन सा डिवाइस काम करता है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा स्विच। स्विच का काम होता है कि हमारा ये डाटा लिंक में यूज होता है और ये स्विचिंग के यूज में होता है, मतलब किसी डिवाइस को इससे स्विच किया जा सकता है। राउटर को आपको बता दिया गया है। अब हब बचे गेटवे, ये भी अभी क्वेश्चन आएंगे तो पता चल जाएगा। विच प्रोटोकॉल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइल ट्रांसफ़र? फाइल ट्रांसफ़र के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार है? फाइल ट्रांसफ़र, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल होगा जो इस से मतलब काम के लिए जो वर्क हो रहा है। ये मान लीजिए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डाटा जा रहा है तो इन दोनों के बीच जो वर्क होगा उसका जिम्मेदार
कौन होगा? ये सेवन लेयर्स का काम होता है, जो ऐसे मॉडल के 7 लेयर्स होती है, इन्हीं का ये काम होता है। उनमें से कौन सी लेयर होती है जिसके लिए ये जिम्मेदारी दी जाती है? ओके, जैसे एक कंपनी में 7 वर्कर्स हैं, 7 वर्कर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए डिसाइड कर दिया जाता है। उनको कह दिया जाता है आप इस काम के लिए आप जिम्मेदार होंगे, अगर गलत होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो यहाँ पर 7 लेयर्स होती हैं जो कि अपना अपना काम करती हैं। तो उनमें से कौन सी लेयर होती है जिसका काम होता है कि फाइल ट्रांसफ़र करते समय वो हमारे नेटवर्क कम्युनिकेशन यानी 2 डिवाइस के कम्युनिकेशन के बीच फाइल ट्रांसफ़र में जिम्मेदारी करे। तो यहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल है ये बताना, और वो प्रोटोकॉल किस लेयर में काम करता है ये भी बताना है आपको। ओके, तो यहाँ पर क्या वो HTTP होगा या FTP होगा या SMTP होगा या SNMP होगा? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल होता है ये हमारा फाइल ट्रांसफ़र करने के काम में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ईच नोड अ सेंट्रल हब? कौन सी टोपोलॉजी प्रत्येक नोड को एक केंद्रीय हब से जोड़ती है? यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी टोपोलॉजी है जो प्रत्येक नोड को एक हब से जोड़ती है। मान लीजिए ये एक हब है, अब इस पे जितनी डिवाइस होंगी 1 2 3 4 जितनी डिवाइस होंगी सारी इसी हब से कनेक्ट होंगी। ठीक है, इसी हब से कनेक्ट होंगी। तो वो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है वो हमें बताना है। क्या वो मेश टोपोलॉजी होगी? नहीं, मेश टोपोलॉजी जो होती है वो हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होती है मेश टोपोलॉजी में। ओके, और क्या वो स्टार टोपोलॉजी होगी? हाँ जी, स्टार टोपोलॉजी होगी, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी हमारी जो होती है वो एक बीच में हब होता है और उससे जितने डिवाइस कनेक्ट होती हैं सारी हब से कनेक्ट होती हैं। ये हमारा स्टार टोपोलॉजी में होता है। अब रिंग टोपोलॉजी एक सिंपल से रिंग होती है जिसमें एक गोल आकार में नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट होती हैं। और बस डिवाइस जो होती है, जो एक सीधी बस की तरीके होती है हमारी, उसमें एक सीधी केबल से अनदर डिवाइस कनेक्ट होती है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्टार टोपोलॉजी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच लेयर एरर डिटेक्शन इज परफॉर्म्ड? त्रुटि एरर का पता लगाने का किस लेयर का कार्य होता है? यानी ऐसे मॉडल में जो लेयर्स होती हैं उनमें से किस लेयर का काम होता है जो एरर का पता लगाती हैं? हमारे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ई कम्युनिकेशन हो रहा है, कहीं पे गलती हो रही है, त्रुटि हो रही, तो उसका पता कौन सी लेयर लगाएगी ये आपको बताना है। तो वो लेयर कौन सी होगी ये बताना है कि वो एप्लीकेशन लेयर होगी या डाटा लिंक लेयर होगी या फिजिकल लेयर होगी या नेटवर्क लेयर होगी। नेटवर्क लेयर तो नहीं होगी, फिजिकल लेयर भी नहीं होगी, यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होगी, एप्लीकेशन लेयर भी नहीं होगी। यहाँ पर बचा कौन सा? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर होती है, इसका काम होता है हमारे एरर डिटेक्शन, यानी एरर डिटेक्ट करना कि कहाँ पे एरर है। ये हमारा डाटा लिंक लेयर के अंदर कार्य होता है। अब डाटा लिंक के अंदर कौन कार्य करता है ये भी आपको जानना है, तो आप कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ईजी, डीपली, एकदम फुल एक्सप्लेन तरीके से आपको समझाया जाएगा इस 7 लेयर्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UDP इज अ प्रोटोकॉल। UDP एक प्रोटोकॉल है। UDP मान लीजिए एक प्रोटोकॉल है, और कौन सा प्रोटोकॉल है आपको इस खाली स्थान में इन ऑप्शनों में से भरना है, कौन सा राइट होगा ये बताना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड। UDP एक कनेक्शन ओरिएंटेड है? नहीं जी, क्यों? UDP एक कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। क्या ये कनेक्शन लेस है या रिलायबल है या सिक्योर है? ये हमारा रिलायबल नहीं होता है और सिक्योर भी नहीं कहा जा सकता यहाँ पर। और तो यहाँ पर क्या बचा हमारा कि यह एक कनेक्शन लेस, यानी कनेक्शन लेस UDP प्रोटोकॉल है। UDP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
विच प्रोटोकॉल ट्रांसफर डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, कौन सा प्रोटोकॉल डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। एक डोमेन नेम है सिंपल सा, उसको हमारा बदलना है आईपी एड्रेस में। क्या बदलना है? आईपी एड्रेस में। तो उसका कार्य कौन सा प्रोटोकॉल करता है? तो वहाँ पर यूज होता है हमारा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपको इसको नोट कर लेना चाहिए, डीएनएस का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एरर फ्री डिलीवरी, निम्न में से कौन सी त्रुटि मुक्त डिलीवरी प्रदान करती है। ठीक है, मान लीजिए वो पहले से ही कौन सा ऐसे इनमें से ऑप्शन में से है प्रोटोकॉल है, ये सब प्रोटोकॉल है। ठीक है, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल है, सिंपल से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है जो एरर फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करता है। क्या वो आईपी होगा या यूडीपी होगा? यूडीपी नहीं होगा, आईपी भी नहीं होगा। क्या एचटीटीपी होगा? एचटीटीपी का काम किसी भी डिलीवरी को प्रदान करना नहीं होता, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ये कोई ट्रांजैक्शन यानी शेयरिंग के काम में हमारा काम इसका नहीं होता। एचटीटीपी का ये केवल हमारा फाइल को एक्सेस करने में काम आता है। क्या काम आता है? फाइल को एक्सेस करने में किसी एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा टीसीपी। टीसीपी का काम होता है कि एरर फ्री डिलीवरी प्रदान करना। ओके, क्या काम होता है? एरर फ्री डिलीवरी प्रदान करना। द ओएसआई मॉडल वाज डेवलप्ड बाय, ओएसआई मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ओएसआई मॉडल किसके द्वारा विकसित की गई? तो क्या वो आईबीएम हो गया। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसने हमारे ओएसआई मॉडल जो 7 लेयर्स होती है उसको विकसित किया। और EEE ये भी नहीं होगा, TITU ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। क्या वो यूडीपी होगा या टीसीपी होगा, ये आईपी होगा या ISM-MP होगा। तो टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स होता है। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। इंक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो इसका काम होता है इंक्रिप्शन के लिए। ये इंक्रिप्शन करती है, डिक्रिप्शन करती है। ओके, एप्लीकेशन लेयर का काम होता है किसी फाइल को खोलना या एक्सेस करना। सेशन लेयर हमारा सेशन का काम करता है यानी एंड और स्टार्ट। नेटवर्क लेयर हमारी नेटवर्किंग, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच नेटवर्किंग होती है, उसका कार्य हमारा नेटवर्क लेयर के बीच में आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्रोटोकॉल डायनेमिकली असाइन आईपी एड्रेस, कौन सा प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस को डायनेमिक रूप में असाइन करता है, डायनेमिक रूप से असाइन करता है। क्या वो DNS होगा या DHCP होगा या HTTP होगा या FTP होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DHCP डायनेमिक हमारा आईपी एड्रेस को डायनेमिक रूप में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नेटवर्क द कवर्स अ स्मॉल ग्राफिक एरिया इज कॉल्ड, जो नेटवर्क छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है उसे क्या कहा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र की बात आ गई तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लैन। लैन जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका काम होता है एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र को कवर करना। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो एक विश्व स्तरीय यानी से जितना नेटवर्क फैला होता है सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा वैन का होता है। इंटरनेट इसके एग्जांपल, इंटरनेट हमारा हर जगह उपलब्ध है, तो यहाँ पर वैन का ही ये एग्जांपल है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसका एक दूरी होती है एक सिटी के बराबर, यानी एक सिटी के अंदर जो हमारा नेटवर्क फैला होता है वो मैन के अंदर आता है। और पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ पर ये हमारा भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखा जा सकता।
यहाँ पर करेक्ट आंसर पैन नहीं होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो यहाँ पर लैन आंसर बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फायरवॉल वर्क्स एट विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। फायरवॉल ओएसआई मॉडल की किस लेयर में काम करती है? फायरवॉल फायरवॉल का सबसे पहले काम क्या होता है? फायरवॉल जैसे हमारा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम किसी मैसेज को सेंड कर रहे हैं, इस मैसेज को जा रहा है, तो बीच में एक फायरवॉल का कार्य होता है कि इस डिवाइस के इस हमारे यानी ये पॉजिटिव नेटवर्क पॉजिटिव डाटा है, इसी के साथ हमारा या कोई हैकर चाहता है कि हम नेगेटिव डाटा भेज दें इस डिवाइस के अंदर, तो फायरवॉल का काम होता है इन नेगेटिव डिवाइस को आपस में पहले से पहले। तो फायरवॉल हमारा होता है जो नेटवर्क लेयर के अंदर काम करता है। किसके अंतर्गत काम करता है? नेटवर्क लेयर के अंतर्गत काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेटवर्क लेयर के अंतर्गत हमारा फायरवॉल जो होता है वो वर्क करता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक हानिकारक सॉफ्टवेयर मॉलिक्यूल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्या वह एंटीवायरस होगा, या वार्म्स होगा, या फायरवॉल होगा, या राउटर होगा? फायरवॉल को मैंने अभी जो क्वेश्चन जो है उसमें बताया। एंटीवायरस का यूज हम अपने सॉफ्टवेयर को या डाटा को, इसका काम होता है हमारे डाटा या इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। वार्म जो होता है ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स सॉफ्टवेयर होता है या हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है वार्म। इसको आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच टेक्निक इज यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट। अनरीडेबल मतलब जिसे हम पढ़ नहीं सकते, या पढ़ सकते, पढ़ भी लेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, मतलब नहीं निकाल पाएंगे, अनरीडेबल हो जाएगा वो। डेटा को अपाठनीय रूप में बदलने के लिए कौन सा तकनीकी उपयोग की जाती है? कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन, कंप्रेशन। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। मतलब अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कोई डाटा शेयर कर रहे हैं, इस बीच में जो डाटा जा रहा है उस डाटा को कोई अगर हैकर हैक भी कर लेता है तो वो हैकर इस डाटा को समझ नहीं सकता कि किस फॉर्म में है, ये क्या लिखा है। ओके, ये हमारा बीच में जो डाटा कम्युनिकेशन होता है, बीच में जो डाटा जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो अनरीडेबल फॉर्म में जाता है। और वो अनरीडेबल फॉर्म कौन सा टेक्नोलॉजी है जो ये काम करती है, आपको ये बताना है। क्या वो डिक्रिप्शन होगी, या इंक्रिप्शन होगी, या कंप्रेशन होगा, या ट्रांसमिशन होगा? ट्रांसमिशन नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा। अब इन दो में आपको बताना है। ये दो बहुत ही कंफ्यूजन वाले ऑप्शन हैं। इन दोनों में से कौन से का काम है जो अनरीडेबल फॉर्म में हमारे डाटा को करते हैं? तो वहाँ पर हमारा जो काम आता है वो होता है एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन काम करता है जो हमारा अनरीडेबल फॉर्म डाटा को देता है, और डिक्रिप्शन होता है अनरीडेबल फॉर्म से रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे ये डाटा जाके इस डिवाइस में पहुंचा, तो इस डिवाइस को कैसे समझ में, इस डिवाइस के यूजर्स को कैसे समझ में आएगा कि ये मतलब क्या लिखा है? तो वहाँ पर हमारा डिक्रिप्शन का यूज आएगा। डिक्रिप्शन उसको फिर से इंक्रिप्शन डाटा को डिक्रिप्शन करेगा, मतलब समझने योग्य कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का साइबर अटैक है? क्या वो फिशिंग होगी, या प्रिंटिंग होगी, या अपलोडिंग होगी, या फॉर्मेटिंग होगी? ये तो तीनों किसी हिसाब से हमारे साइबर अटैक के अंदर नहीं होते। प्रिंटिंग, सिंपल से प्रिंटिंग करना, वो किसी का अटैक, क्या साइबर अटैक होगा? या अपलोडिंग, किसी चीज़ की अपलोडिंग, या कोई अटैक होगा? नहीं। या फॉर्मेटिंग भी अटैक नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? फिशिंग। फिशिंग के अंदर हमारा साइबर अटैक, ये जो फिशिंग होती है आज के टाइम पे, ये साइबर अटैक के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एंटीवायरस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू स्पीड ऑफ कंप्यूटर, क्या ये स्पीड कंप्यूटर की बढ़ाता है? या टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट नेट मालवेयर, या मालवेयर से सुरक्षा देता है? टू स्टोर डाटा, क्या ये डाटा को स्टोर करता है? टू शेयर फाइल्स, या क्या फाइल को शेयर करता है? यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन राइट होगा
ये बताना है। तो ये स्पीड बढ़ाता है, यहाँ पर इसका ऑप्शन ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। क्या ये टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, या मालवेयर से सुरक्षा देता है? जी हाँ, ये मालवेयर से हमारा जो होता है प्रोटेक्शन कराता है। बी ऑप्शन सही होगा, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। SSL स्टैंड फॉर, SSL बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SSL का फुल फॉर्म ज़्यादातर जगह पूछा जाता है, वो चाहे CSA का एग्ज़ाम हो या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग यानी कोपा का एग्ज़ाम हो या किसी का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। SSL का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। SSL क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स पर बताइए। तो SSL का पूरा नाम क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर सॉकेट लेयर, यहाँ पर मीनिंग्स मिस्टेक्स भी आपको देखना कहीं पर। यहाँ पर सिंपल सिस्टम लेयर लिखा है, या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी लेयर लिखा है, या सोर्स सर्विस लाइन लिखा है। इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो सीधा से याद रखना हमको क्या, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन। सुरक्षित वेब कम्युनिकेशन किस प्रोटोकॉल्स में होता है? क्या वो HTTP होता है, या HTTPS होता है, या FTP होता है, या DNS होता है? देखिए DNS का काम नहीं होता है ये, या ना ही FTP का होता है। तो आपको बताना HTTP या HTTPS में कौन सा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा HTTPS। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एस लगा, एस का मतलब होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इस पे जो ट्रांसफरिंग का काम होगा वो पूरा सिक्योर, यानी एक लॉकर के रूप में आपको एक मतलब विश्वास दिलाएगा, सिंबल दिखाएगा कि ये एक, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर या तो वो HTTP की होगी या HTTPS की होती है। HTTPS मतलब वो सिक्योर है पूरी तरीके से, आपका डाटा कोई चुरा नहीं सकता है, इलीगल यूज नहीं कर सकता HTTPS के अंदर। और HTTPS जो होती है अनसिक्योर होती है, इस पर एस नहीं लगा होता, मतलब इस पर जान जाइए, इस पर लॉकर का सिंबल जो होगा वो लॉकर का सिंबल खुला होगा। इसमें लॉक दिखाएगा HTTPS में, और HTTP में जो सिंबल होगा लॉकर का वो मतलब पहले से ओपनली होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंट HTTP और HTTPS में है कि HTTPS जो होती है ये एक सिक्योर प्रोटोकॉल्स होता है, और HTTP होता है ये अनसिक्योर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर। VPN का पूरा नाम क्या होता है? VPN का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या होगा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड इंक्लूड। एक मजबूत पासवर्ड में क्या शामिल होना चाहिए? आप कोई सा भी पासवर्ड बनाते हैं तो उनमें से क्या क्या शामिल करिएगा कि वो एक बहुत ही मजबूत पासवर्ड बन जाए। ओनली लेटर्स लिखना चाहिए? नहीं, ओनली लेटर्स लिखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। लेटर्स एंड नंबर्स, लेटर एंड नंबर्स लिखेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेटर्स, नंबर एंड सिंबल, अगर हम तीनों चीज़ का मिक्स करते हैं, लेटर्स हो जाए उस पर और नंबर्स हो जाए और सिंबल का यूज कर लिया जाए, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट मतलब बहुत ही कठिन पासवर्ड बन जाएगा दूसरे के लिए। आपके लिए अगर आप याद रखना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, इतना डिफ़िकल्ट आपके लिए नहीं होगा। बाकी अगर कोई इलीगल उस पासवर्ड को डाल के आपका एक्सेस करेगा तो ये पासवर्ड काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसके बस की नहीं है। ये सबसे मजबूत पासवर्ड में आप ये तीनों चीज़ आप मिक्स करते हैं तो वो सबसे मजबूत पासवर्ड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 30 विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ मालवेयर। इनमें से कौन सा मालवेयर का प्रकार नहीं है? क्या वो वायरस होगा, ये वार्म होगा, या ट्रोजन होगा? ये तीनों के तीनों मालवेयर होते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों मालवेयर हैं। जो फायरवॉल होता है, फायरवॉल नहीं होता, फायरवॉल का काम हमारा कुछ दूसरा होता है। ये डाटा लिंक लेयर के अंदर का काम करता है। ये फायरवॉल का काम होता है हमारे किसी मतलब डाटा को फिल्टर क्या करना, जो उसमें पॉजिटिव डाटा उसको क्रॉस करना, जो नेगेटिव डाटा है उसको ब्लॉक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मल्टीमीडिया मीन्स
कॉम्बिनेशन, मल्टीमीडिया मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ। मल्टीमीडिया का अर्थ है किसका संयोजन। मल्टीमीडिया में किसका संयोजन होता है, क्या टेक्स्ट का होता है या ग्राफिक्स का होता है या ऑडियो एंड वीडियो का होता है या ऑल ऑफ दिस, या इन तीनों ऑप्शंस यानी चारों चीज़ ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स टेक्स्ट, ये सारे के सारे हमारे मल्टीमीडिया के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, ये चारों चीज़ हमारे मल्टीमीडिया के अंतर्गत संयोजित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, विच फॉर्मेट इज़ यूज्ड फॉर वीडियो कंप्रेसिंग। वीडियो कंप्रेसिंग के लिए कौन सा फॉर्मेट उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है। क्या MP3 होगा या MP4 होगा या BPM होगा या JPEG होगा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो वीडियो के लिए MP4 का यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। JPEG किसी इमेज के लिए होता है या MP3 आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे पता चलेगा। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर स्ट्रीमिंग मीडिया। स्ट्रीमिंग मीडिया के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, HTTP, RTP या SMTP या FTP। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, राइट ऑप्शन होगा RTP। यहाँ पर ऑप्शन का आंसर भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉसलेस इमेज फॉर्मेट। इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा लॉसलेस इमेज फॉर्मेट है, क्या वो JPEG होगा या PNG होगा या GIF होगा या MP4 होगा। तो यहाँ पर कौन सा हमारा लॉसलेस इमेज फॉर्मेट होता है, ये आपको बताना है। तो लॉसलेस जो इमेज फॉर्मेट होता है वो GIF होता है। क्या होता है, GIF होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऑडियो फाइल्स आर जनरली कंप्रेस्ड यूजिंग। ऑडियो फाइल सामान्यतः किसका उपयोग करके कंप्रेस की जाती है, क्या वो WAV का यूज किया जाता है या MP3 का यूज किया जाता है या AVI का यूज किया जाता है या PNG का यूज किया जाता है। AVI का यूज नहीं किया जा सकता, ना ही PNG का यूज किया जा सकता है ऑडियो फाइल को कंप्रेस करने में। तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, तो WAV ये कोई सभी कंप्रेस फॉर्मेट नहीं है। तो बचा हमारा MP3 में हमारा जो ऑडियो फॉर्मेट होता है वो कंप्रेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द मेन फंक्शन ऑफ कोडेक इन मल्टीमीडिया इज। मल्टीमीडिया में कोडेक का मुख्य कार्य क्या होता है, कन्वर्ट टेक्स्ट, क्या उसका कार्य होता है कन्वर्ट टेक्स्ट या कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस या ट्रांसलेट लैंग्वेज या मैनेज ईमेल्स। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस डाटा को पहले कंप्रेस करता है फिर उसके बाद डीकम्प्रेस करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, क्या वो MS वर्ड होगा या VLC मीडिया प्लेयर होगा या नोटपैड होगा या कैलकुलेटर होगा। कैलकुलेटर ना ही हो सकता है, ना ही नोटपैड हो सकता है, ना ही MS वर्ड हो सकता है। यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर होता है, इसमें एक से ज़्यादा हमारे वो चलते हैं, तो तभी इसको हम VLC मीडिया प्लेयर को मल्टीमीडिया एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस प्रकार का कम्युनिकेशन उपयोग होता है, जैसे हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कॉल होती है एक दूसरे की, हम इमेज एक वीडियो के रूप में, मतलब वो क्या एक्टिविटी कर रहा है एक वीडियो के रूप में देख सकते हैं लाइव। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो होता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन ये बताना है, क्या वो सिंप्लेक्स होता है या हाफ डुप्लेक्स होता है या फुल डुप्लेक्स होता है या नन होता है। इनमें ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, देखिए जो सिंप्लेक्स होता है, सिंपल में सिर्फ एक तरफ से हम किसी भी डाटा को भेज सकते हैं, यानी एक तरफ से हम भेज सकते हैं और दूसरे तरफ वाला भेज नहीं सकता।
एग्जाम्पल के थ्रू आप रेडियो को देख लीजिए, रेडियो बाजा, उस पर एक ही तरफ से हम केवल सुन सकते थे, यानी वो सिंप्लेक्स था। और हाफ डुप्लेक्स जो होता है, हाफ डुप्लेक्स में भेज तो दोनों सकते हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक डिवाइस से हम भेज सकते हैं, दोनों तरफ से नहीं भेज सकते। जैसे आपको आर्मी यानी जो हमारे सेना यूज करते हैं मोबाइल, उन पे टावर वाले मोबाइल जो होते हैं जिसका ओकी टोकी करते हैं यूज, उस पर तो भेज तो दोनों तरफ से हम संचार कर सकते हैं, बट एक टाइम पे एक ही बोल सकता है, दोनों बोलेगा तो दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पर फुल डुप्लेक्स जो होगा वो होगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हम किसी मोबाइल से किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं तो हम दोनों लोग एक साथ बात कर सकते हैं, मतलब वो कुछ बोल रहा हम भी बोल सकते हैं साथ में, तो ये होता है फुल डुप्लेक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फाइल फॉर्मेट इज़ यूज फॉर डिजिटल इमेज? डिजिटल इमेज के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज होता है? क्या वह JPEG होगा या डॉस होगा या XLS होगा या PDF होगा? यहाँ पर डॉक्स नहीं हो सकता, ना ही XLS हो सकता है। यहाँ पर कौन सा होगा, इन दोनों पे आपको बताना है। PDF नहीं हो सकता। यहाँ पर JPEG होगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज्ड इन, मल्टीमीडिया का व्यापक उपयोग कहाँ किया जाता है? एजुकेशन, इंटरटेनमेंट या एडवर्टाइजिंग, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा ये मल्टीमीडिया जो होता है ये तीनों जगह यूज किया जा सकता है, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट एंड एडवर्टाइजिंग। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना है? साइबर लॉ डील्स विद, साइबर लॉ किससे संबंधित है? क्रिमिनल लॉ, इंटरनेट एंड डिजिटल एक्टिविटी, सिविल और डिप्यूट्स या ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर जो हमारा साइबर लॉ होता है वो किससे संबंधित है इन ऑप्शंस में? तो यहाँ पर केवल क्रिमिनल लॉ कहना गलत है। ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की जितनी इंटरनेट के अंदर एक्टिविटी होती है A to Z सारी साइबर लॉ के अंतर्गत आती है। जो इलीगल होती है वो मान लीजिए इलीगल थ्रू होता है, और जो लीगल होता है वो लीगल होता है। इंटरनेट के अंदर दो ही तरह का होता है, एक्टिविटी एक लीगल होगी या इलीगल होगी। एक्टिविटी या डिजिटल एक्टिविटी, आप डिजिटली काम करते हैं, उसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, साइबर लॉ के अंतर्गत। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट एंड डिजिटल एक्टिविटी हमारे साइबर लॉ के अंदर आता है। IT एक्ट इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? भारत में IT एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? क्या वो 1999 में लागू हुआ, या 2000 में लागू हुआ, 2002 में लागू हुआ, 2005 में लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर जगह पूछा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा होगा 2000 में हमारा इंडिया में ये एक्ट लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था IT एक्ट 2000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा राइट ऑप्शन इसमें होगा बी, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद हैकिंग? IT एक्ट की कौन सी धारा हैकिंग से संबंधित है? इनमें से कौन सी धारा है जो IT एक्ट के हैकिंग से संबंधित है, पर्सनली हैकिंग से संबंधित है? आपको ये बताना। तो हैकिंग के अंतर्गत आप क्या करते हैं? किसी का मोबाइल या डिवाइस को हैक करते, तो ये हैक करती है इलीगल एथिकल से, मतलब इलीगल आप एक्टिविटी कर रहे हैं। इसके लिए आप अगर पकड़े गए तो आपको जो इंडियन लॉ है उसके थ्रू आपको सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो वो कौन से एक्ट के थ्रू पनिशमेंट मिलेगी, वो एक्ट आपको यहाँ पर बताना है। तो वो एक्ट होगा 66 66 होता है हमारे IT एक्ट हैकिंग के लिए। हैकिंग यानी जो एक ही पूरी तरीके से इलीगल होती है, किसी के डिवाइस में आप अनाधिकृत प्रवेश करते हैं, वो एक अवैध कार्य होता है आपका। तो उसके लिए आप अगर पकड़े जाते हैं तो IT एक्ट लॉ के थ्रू आपको पनिशमेंट या सज़ा मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर।
नेक्स्ट ऑप्शन क्या और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, साइबर क्राइम इंक्लूड, साइबर क्राइम में क्या क्या शामिल होता है, थेफ्ट शामिल होती है, या चोरी शामिल होती है, या हैकिंग शामिल होते हैं, या ऑनलाइन फ्रॉड शामिल होता है, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए या सी, यानी बी या सी। तो यहाँ पर थेफ्ट कहना गलत है, क्योंकि जो चोरी होता है ये एक सामान्य शब्द है। चोरी एक, मान लीजिए आप ऑफलाइन चोरी करते हैं या ऑनलाइन चोरी करते हैं, इस पर कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा पूरे तरीके से गलत है। अगर यहाँ पर डिजिटल थेफ्ट होता है यानी ऑनलाइन थेफ्ट होती है, ऑनलाइन तरीके से ये चोरी होती है, तब तो आ जाता है साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा हैकिंग केवल यहाँ पर अगर ऑनलाइन फ्रॉड का भी देखा जाए तो हैकिंग का केवल यूज हम साइबर क्राइम में नहीं सम्मिलित कर सकते। यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग दोनों ही साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड करते किसी के साथ अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो भी साइबर लॉ के थ्रू आप एक पनिशमेंट के पर्सन बनेंगे, यानी आप पनिश होंगे, या हैकिंग करते तो भी आप पनिश होंगे, दोनों यानी बोथ बी सी हैकिंग और ऑनलाइन फ्रॉड साइबर लॉ के अंदर शामिल होते हैं। थेफ्ट को हम नहीं कह सकते, क्योंकि थेफ्ट एक चोरी होता है, सिंपल से हिंदी इसकी होती है तो चोरी। आप चोरी का डिसाइड नहीं कर सकते साइबर लॉ के अंतर्गत, क्योंकि चोरी आप ऑफलाइन भी होती है और ऑनलाइन भी चोरी करते हैं डाटा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिजिटल सिग्नेचर इज यूज्ड फॉर, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन फॉर्म आप जब सबमिट करते हैं, कहीं कहीं पर आप यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। तो डिजिटल सिग्नेचर किसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि आप जो सिग्नेचर बनाते हैं आपका सिग्नेचर कोई दूसरा नहीं बना सकता, बना भी लेगा तो आपका जैसे सेम नहीं बनाएगा। तो वहाँ पर वो किसके लिए यूज होता है, या डेकोरेशन के लिए, या डेकोरेशन के लिए नहीं, डेकोरेशन के लिए तो नहीं हो सकता। क्या ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, या इंक्रिप्शन के लिए होता है, या डिक्रिप्शन के लिए होता है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर लॉ इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइबर लॉ इज, साइबर लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इंटरटेनमेंट, क्या साइबर लॉ इंटरटेनमेंट करने के लिए बना है, नहीं, ये तो बहुत ही गलत है। इंटरटेनमेंट करने के लिए साइबर लॉ नहीं बनाया गया। लीगल प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, स्पोर्ट मैनेजमेंट, क्या खेल से संबंधित हमारा साइबर लॉ है, या इंटरनेट ब्लॉकिंग के लिए है, नहीं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा लीगल प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, यानी जो हमारा लीगल डाटा है उसकी सुरक्षा करना साइबर लॉ के अंतर्गत आता है। साइबर लॉ इतने मतलब का काम यही होता है कि जो हमारा एक लीगल डाटा है उसकी प्रोटेक्शन सुरक्षा करना। जैसे हमारी आर्मी होते हैं वो इंडिया, पूरे हमारे इंडिया के आर्मी होती है वो इंडिया की सुरक्षा करते हैं, यानी इंडिया के पीपल्स की सुरक्षा करते हैं। यानी पुलिस होते हैं वो अपने क्षेत्र के एरिया के, या जहाँ पर वो भी हैं, एक अपने सामने के नागरिक को, या अपने सामने देख रहे नागरिक को, या अपने एरिया के नागरिक के साथ कैसा भी इलीगल काम नहीं होने देंगे। ओके, तो यहाँ पर जो साइबर लॉ होता है इसका भी काम होता है जो हमारा लीगल डाटा होता है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, लीगल प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइबर क्राइम, निम्न में से कौन सा साइबर क्राइम अपराध है। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट, ग्रेडिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग। ग्रेडिंग तो नहीं हो सकता, ना ही टाइपिंग हो सकता। आप टाइपिंग कर रहे हैं उसमें कौन सा आप क्राइम कर रहे हैं, या प्रिंटिंग कर रहे हैं उसमें कौन से क्राइम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर देना बहुत ही ईजी था। ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की जानकारी आप ऑनलाइन तरीके से चुराते हैं, तो ये साइबर लॉ के अंतर्गत, साइबर क्राइम के अंतर्गत जाता है, जो कि आप पकड़े जाते हैं तो साइबर लॉ के थ्रू आपको इसके लिए सजा सुनाई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिशिंग इज रिलेटेड टू, फिशिंग किससे संबंधित है। ऑनलाइन फ्रॉड, ईमेल स्पैमिंग, फाइल ट्रांसफर, डाटा। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में सिंपल सा भाई, आप बहुत ही जल्दी फंस सकते हैं, आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड आज के टाइम पे कितनी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है ऑनलाइन फ्रॉड की, कि ऑनलाइन फ्रॉड हर दिन आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। तो वो किसके अंतर्गत आता है ऑनलाइन फ्रॉड आता है फिशिंग के अंतर्गत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
CERT in India, सॉरी CERT in स्टैंड फॉर CERT in का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, साइबर इमरजेंसी रिकवरी टीम, कंप्यूटर इथिकल रिसर्च टीम। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। क्या होगा? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो को होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा प्राइवेसी? निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता की रक्षा करता है? यानी आपको जो पर्सनल डाटा है उसकी गोपनीयता, यानी पर्सनल डाटा है, गुप्त डाटा है, उसकी रक्षा कौन करता है? क्या वो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट करता है, या मोटर एक्ट करता है, या टेलीकॉम एक्ट करता है, या पोस्टल एक्ट करता है? तो यहाँ पर सिंपल सा आपको देख सकते हैं, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। आपका जो पर्सनल डाटा है उसकी जो प्राइवेसी है उसको कौन प्रोटेक्शन देगा? वो करेगा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा होगा? डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। राइट ऑप्शन होगा ए, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ये भी बताना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।